Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. अच्छा, I woke up with the worst headache ever क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट दे रहा है ना आपको? बहुत स्ट्रेस दे रहा है भाई। ये क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जीत तो हम गए, लेकिन मतलब इतना मर मर के अच्छा, पता है क्या वो वाला मैच, वो वाला टोटल जो बिल्कुल लाइक डिफेंडेबल नहीं था एज सच, उसको क्या ही बंदा तवक्को करता या एक्सपेक्टेशन लगाता, इसलिए बीच में मैच छोड़ छाड़ के मैं ट्विटर पे कुछ सुनना शुरू हो गया। सो एंड में 2-3 ओवर पहले मुझे एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ तो कुछ गेम बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। और लिटरली आखिरी ओवर में फिर आमिर जमाल जो कि नए ही हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट हम बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट चूँकि फॉलो नहीं करते, इसलिए मैंने इससे पहले इनका नहीं सुना हुआ था, लेकिन उन्होंने कल आए और कमाल कर दिया। और आखिरी ओवर में 15 रन का डिफेंस, I did not know him so 15 रन का दिफा करना आखिरी ओवर में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने कामयाबी से किया और एक छक्का खाने के बाद भी किया। मतलब यूजुअली होता है ना कि एक आपको बाउंड्री पड़ जाए तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। He did not give up. और बिल्कुल मतलब ये आर या पार हो सकता था मैच, लिटरली टिल द लास्ट बॉल। और एज यूजुअल एज ऑलवेज जब हम बहुत अच्छा खेल रहे हो या बहुत अच्छा नहीं भी खेल रहे हो, अल्लाह ही हमें बचाता है और वही हुआ। आई कुडंट बिलीव दैट वी वन एक्चुअली बिकॉज़ इट केम। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये कैसे हुआ, चूँकि हमारी बैटिंग में परफॉर्मेंस बहुत ही मायूस कुन रही और फिर हमने देखा कि इंग्लैंड ने भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया एक्सेप्ट फॉर मोइन अली, और तभी हम मैच जीत भी गए। लेकिन कल जीत के बाद भी कोई वो जोश और जज्बा और सनसनी जो है ना, मुझे खिलाड़ियों में बॉडी लैंग्वेज में एटलीस्ट नहीं नजर आई। देयर वाज अ लॉट टू इंट्रोस्पेक्ट, देयर वाज अ लॉट टू थिंक अबाउट कल के मैच के बाद भी, व्हिच वी विल डू टुडे। लेकिन एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि लाहौर में पहला मैच था और आपको पता है 4 तो कराची में हो चुके हैं। सो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर द क्राउड, फॉर द लाहौरीज जो उधर आए हुए हैं। मतलब पैसा वसूल तो हो गया ना। अच्छा, nobody was leaving the stadium. Not at all. By the way, that is the beauty about Pakistani spectators कि कोई और भी जीत रहा हो तो उसको भी सपोर्ट करते हैं और स्टेडियम नहीं छोड़ते। के बाद ना बहुत से लोग स्टेडियम छोड़ के चले गए कि अब तो बहुत कम टोटल बना है। अच्छा। और नहीं हो सकता प्रॉबेबली ये मैच आगे बढ़ना या पाकिस्तान का जीतना। लेकिन फिर जो लोग थोड़ी देर टिक गए वो फिर टिके रहे क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ मैच बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो वही सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हुआ, हमारा रंग उड़ गया। मतलब लोगों पे दुआएं थीं और साथ में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था दिमाग और दिल में, और क्या उसे कहते हैं, फिशारे खून बुलंद हो रहा था और कभी नीचे जा रहा था। ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। The things I learn. अच्छा, बट हम जीत गए। सो बहुत बहुत मुबारक टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड वी हैव 2 more मैचेस लेफ्ट बाय द वे। जो अब ये बाय द वे हमें बर्तरी हासिल हो गई है सीरीज में, और एक मैच और हमें जीतना और फिर हमें फैसला कुन बर्तरी हासिल हो जाएगी इस सीरीज में। अच्छा, ये फैसला कुन 7 में से आपको 4 जीतने होते हैं या 5 जीतने होते हैं? मेरी बात सुने, 7 में से जाहिर है 4 जीतेंगे तो फिर फैसला कुन 100%। और मैं भी यही कहती हूँ, लेकिन कल कुछ लोगों के साथ एक थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो रही थी, बल्कि डिस्कशन हो रही थी। आर्ग्यूमेंट क्या होनी थी कि जब 7 मैचेस होते हैं तो बेस्ट ऑफ हो रहा हो तो 5 जीतने होते हैं, विच डिडंट मेक सेंस टू मी। लेकिन फिर मैंने गूगल किया और गूगल में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज़ आई। जी, 5 ही था। ऑल्दो एज यू सेड कि जब 4 ऊपर हो गए, अब अगला 3 से ज्यादा तो कर नहीं सकता, 7 तो मैचेस हैं टोटल हमारे लिए। जब हम 4 जीत जाएंगे तो हम ये सीरीज जीत जाएंगे। अच्छा, तो मैच जीतने की मुबारकबाद, और वजीर आजम शहबाज शरीफ को इसलिए मुबारकबाद। अब आगे आ जाएं ज़रा, मैच में हम तफसीली डिस्कशन आगे चलकर मजीद करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनाने का एजाज इन्हीं के हिस्से में आया है। सो 73 लोग, नॉट 71, 72, 74, 73 लोगों का फिगर जो है वो अब पूरा हो चुका है। इससे पहले 70 पे भी हमने यहाँ पे आपके सामने केस रखा था कि मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन रखा था, क्योंकि तब भी हमारा एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था, क्यों, मतलब क्या जरूरत है, किसकी खुशामद हो रही है, किसको खुश किया जा रहा है, कौन काम कर रहा है, इनमें से कितने लोग काम करते हैं, उसकी फहरिस्त अलग निकलनी चाहिए। तो वो हमारी बात मेरा ख्याल है को इतनी जाके दिल को लगी कि उन्होंने कहा अच्छा ये तुम लोगों को ज्यादा लग रहा था, ये लो। तो लिहाजा अब वो फिगर जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे चैलेंज ना करें, मुझे लगता है वो कहेंगे ये 73 तुम लोगों को ज्यादा लग रहा था, ये लो 74वां, ये लो 75वां। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वी माइट बी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग इन अ कपल ऑफ डेज। और याद कीजिएगा कि वो
दौर है जिसमें मुसद्दक मलिक साहब कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, हमारे पास जहर खाने को तो पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास 73 रुकनी काबीना को रखने, पालने, उनके अखराजात उठाने, उनके प्रोटोकॉल्स में पैसा झोंकने के पैसे हैं। अच्छा जी, बताते हैं ना कि पहले किया क्या क्या। तो आपको बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ने साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर को मावन खुसूसी तैनात किया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक इरफान कादिर का ओहदा जो है वो वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। ये भी एक तो बड़ी कमाल की बात है। वज़ीर आज़म ने नए मावन खुसूसी को कोई कलमदान नहीं दिया और इस अच्छा वो नहीं दिया अभी, लेकिन रख लिया है क्योंकि वो कानूनी मुशीर रहे हैं ना। कुछ पिछले अहम दिनों में हमने देखा कि वो जरा कानूनी मशवरे देते रहे। और बाय द वे ही इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ आवर शो एज वेल, मतलब वो आके हमें भी काफी कुछ मेरी बात सुने, मशवरे तो हम भी हुकूमत को देते हैं, हुमा को भी एक वफाकी वजीर का ओहदा दे दें बस। कोई इनको कोई कलमदान नहीं चाहिए इन्हें। हाँ वो, और अगर आपके पास नहीं है कोई कलमदान देने को तो बाकी हम कर लेंगे। वी आर ओपन टू इट। थैंक यू। वैसे भी कितने ही हैं जिनके पास कलमदान नहीं है। अच्छा जी, इस नए इजाफे से वज़ीर आज़म की काबीना की तादाद जो है, जिस तरह हमने बताया 70 से जायद हो गई है, 73 हो गई है। हुकूमत के पास 1 साल रहता है, लेकिन जिस तरह काबीना बढ़ रही है पता नहीं सेंचुरी ना पूरी हो जाए। मुझे खदशा है, मुझे डर लग रहा है। तो हमें सेंचुरियों से कब, हम तो मतलब बड़े, हम तो सेंचुरी सेलिब्रेट करते हैं तो व्हाई नॉट इट। ओह वाओ, देखे तो सही, मतलब कहाँ चले गए, क्या हो रहा है यहाँ पे, सैलाब हो गया लोगों का। अच्छा, इसमें इस्माइल नहीं है और इसहाकडार को भी बीच में आप कर लें। ये मिफ्ता इस्माइल साहब को निकाल देंगे हम बीच में से, इसहाकडार को उनकी जगह डाल देंगे और बाकी तो सारे फेमिलियर फेसेस हैं। आपको नहीं और अगर कोई फेमिलियर फेसेस नहीं नजर आ रहे तो उनको कोई खास कलमदान भी नहीं दिया हुआ। इट्स ओके। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये तो मुशीरों और वज़रा की और एडवाइजर्स की बारिश हो रही है हमारे यहाँ भी। ये इस विजुअल को देख के लगता है ना कि आपको आसमान से इसको कहते हैं मुशीरों की बारिश। ये एक्चुअली बारिश हो रही है क्योंकि ऊपर से गिर रहे हैं ना, तो बारिश भी हो रही है। और अब विद 73 नंबर तो छप्पड़ फाड़ के ही बारिश हो रही है इस पे। ज़बरदस्त भाई। अब हम तवक्को ये करेंगे कि ये 73 लोग, अब 73 कहना भी अजीब सा लगता है, ऐसा दिन रात मुल्क कौम की खिदमत में लगे होंगे, मतलब इन्हें सर उठाने की फुर्सत नहीं होगी। और इतनी बड़ी जहाज़ी साइज़ काबीना के जहाज़ी साइज़ कारनामे भी हमें नज़र आएंगे। लेकिन ये वैसे एक अलहदा फहरिस्त मुरतब की जानी चाहिए कि इसमें से कितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं और कितनों को बस एकोमोडेट किया गया है। तो वो किस चीज़ में, मतलब कितनी एडवाइस दे देंगे। एनीवे फॉरगेट दैट। इसके अलावा भी बड़ी ही मुल्की सियासत में मैं कहूँगी तहलका मचाने वाली ऑडियो लीक्स का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम क्या लेगा, वो तो मज़ीद बढ़ता ही चला जा रहा है। और लिटरली वो वाली हालत हो गई है कि आप जिस तरह एक कोई सनसनीखेज़ मूवी देख रहे होते हैं ना और जल्दी से पॉपकॉर्न भी मंगवा लेते हैं और लाइटें भी डिम कर लेते हैं बिकॉज बहुत कुछ होने वाला है। तो बहुत कुछ हो रहा है एज वी स्पीक। तो ताज़ा किसने जी इमरान खान की बैरूनी साजिश के बयानिए का सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो भी खोल के रख दिया है। वैसे पहले ही खुला हुआ था और मतलब इनका लिटरली साइफर खुद मुआफ़ करने, इसके बाद अगर अभी भी किसी को यकीन नहीं आ रहा तो अगर इसके बाद भी कोई सबूत आ जाएगा तो फिर उन्हें तब भी, जिनको नहीं यकीन आएगा उन्हें तब भी नहीं आएगा। अदरवाइज इट इज़ वेरी मच क्लियर, इट इज़ ब्लैक एंड वाइट। ये दिन और रात की तरह आया है इसका फ़र्क और वाज़े है कि ये सारा एक झूठा प्रोपेगेंडा था। साइफर पहले भी था, साइफर आते रहते हैं, साइफर के वजूद पे किसी ने कोई इनकार नहीं किया था, बट देयर वाज नो कंस्पिरेसी इन द साइफर। ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन जिसको कहते हैं ना, वो किस तरह बिल्डअप की गई वो इस लेटेस्ट ऑडियो लीक से मेरा ख्याल है कि बड़ी क्लियर हो जाती है। मतलब इतना क्लियर कट है क्योंकि ऑडियो लीक है ना, तो लिहाजा उसमें आवाज़ भी आ जाती है, कौन क्या कह रहा है वो भी पता चल जाता है। अब खान साहब बड़ा क्लियर कट इसमें आज़म खान को, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये कह रहे हैं कि साइफर्स के साथ खेलना है तो और अमेरिका का नाम नहीं लेना। और आज़म खान ने तरीका बताया। उसके बाद पॉइंट टू बी नोटेड, जो हम आपके गोश्त गुजार करना चाहते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आज़म खान ने तरीका बताया कि शाह महमूद कुरैशी साइफर पढ़ेंगे, मीटिंग मिनट्स वो बनाएंगे, यानी कि आज़म खान बनाएंगे और मीटिंग मिनट्स तो उनके हाथ में हैं, अपने हिसाब से बना लेंगे। तज्जिया किया कि ये तो सिफारती ज़बान में धमकी है और चूँकि यहाँ पर आज़म खान वज़ीर आज़म को, उस वक्त के वज़ीर आज़म को मीटिंग मिनट्स के बारे में मुबैना तौर पर टेम्पर करने का ही कह रहे हैं ना कि मीटिंग मिनट्स तो चूँकि मेरे
हाथ में है, इसलिए वो तो मैं अपनी मर्जी से लिखूंगा। तो मैं उसकी ग्रेविटी बेसिकली नोयत जो है उसको जितना सीरियस बनाना है या नहीं बनाना वो मैं बना दूंगा। वैसे ये आजम खान साहब से अगर इनका इस मामले पे ये मशवरा सामने आया है तो इनसे सर्टनली बाकी मामलात में भी तफ्तीश सर्टनली होनी चाहिए, क्योंकि दो कंपैरिजन करते हैं हम यहाँ पर। मैन इज़ बाय द वे नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तौकीर शाह साहब, और तौकीर शाह साहब को लेकर इनफैक्ट एक और वीडियो लीक हुई, ऑडियो लीक हुई थी, आपको पता है ना, जिसमें मरियम नवाज़ मुबैना तौर पर वो डिस्कस कर रहे थे कि वो कोई मशीनरी मंगाना चाहती हैं, और इस पर तौकीर शाह साहब क्या मशवरा देते हैं। तौकीर शाह साहब कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं रहेगा, और तौकीर शाह साहब इंसिस्ट करते नजर आते हैं, और वजीर आजम बाद में उस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं उनको समझा दूंगा, मैं उनसे बात करके उनको सेटल डाउन कर दूंगा, मैं उनको समझा दूंगा, ये नहीं हो सकता। सो यहां पर तौकीर शाह वजीर आजम को ये मशवरा दे रहे हैं कि ऐसा ना करें, ऐसा नहीं हो सकता, ये नुकसानदेह होगा। लेकिन वहां पर उल्टा क्या हो रहा है, आजम खान वजीर आजम को, उस वक्त के वजीर आजम को मशवरा दे रहे हैं कि ये मिनट्स मैं खुद टेम्पर कर दूं, व्हिच इज स्ट्रेंज बिकॉज एटलीस्ट कोई तो हो ना जो कि सही सलाह दे कि भाई इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए। अब चूंकि हमारे पास कंपैरिजन आ गया, अब हमारे पास दोनों साइडों की ऑडियो लीक्स आ गई हैं, तो एक इंस्टेंट कंपैरिजन तो आप कर ही सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब खेलेंगे, अब मजीद आप क्या खेलेंगे? मतलब आपकी ऑडियो आ चुकी है, मुल्क और खेल तमाशों का जैसे मुतहम्मिल हो सकता है टू क्लिंग टू द पावर। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज पूरी दुनिया में से तनहा करने की कोशिश की गई। अमेरिका के साथ डिपेंडेंसी आपको पता ही है, दुनिया की दीगर ममालिक के साथ भी उसका कितना बड़ा बात का बतंगड़ बनाया गया। टू क्लिंग टू द पावर आपने IMF से की गई डील डी रेल कर दी। टू क्लिंग टू द पावर आपने पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी दी, जिसका खमियाजा कई महीनों तक पाकिस्तानी मईशत को भुगतना पड़ा। तो सर इतने खेल काफी नहीं है पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए? फॉर्मेट्स ही बदल गए। देखिए 92 वर्ल्ड कप में जो ये जीते थे सारे, हम पाकिस्तान को जिताया था, मतलब अब वो कह रहे हैं मैं मजीद खेलूंगा। तो अब तो T20 की आपको पता है ना एडिशन हो चुकी है कि आप टेस्ट खेलेंगे, क्या T20 खेल रहे हैं, ODI आपका प्लान क्या है? नहीं, कितना लेके चाहने जाना वालों है के दिमागों से खेलेंगे, और चूंकि लोग अब इनको पसंद करते हैं और एक फैन बेस है और फैन फॉलोइंग है, इसलिए उनके दिलो दिमाग से खेलते हुए जिस तरफ भी हाँक देंगे उस तरफ लोग लग जाएंगे। एवरीबॉडी हैड लेड देयर 2 सेंट्स अबाउट इट ना। तो खान साहब ने तो कह दिया कि अभी तो मैंने खेला ही नहीं, अभी तो मैं खेल के दिखाऊंगा। तो फवाद चौधरी का क्या कहना था वो भी सुन लेते हैं। अच्छा जी, चूंकि झूठ के पाँव नहीं होते हैं ना हम, आपको पता है, ये सुना है आपने? हाँ। तो इसीलिए तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग ऐसा लग रहा है एक सफ़े पे नहीं है, वो आप सुनवाना जो चाह रही थी सुनवा। में ये चीज़ साबित हो गई कि ये जो अपना साइफर है ये पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुला के कहा गया था। ये चीज़ साबित हो गई कि इसको छुपाया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। कोई NGO नहीं है पॉलिटिक्स में। तो जब जो भी हम पॉलिटिकल अपना नैरेटिव बनाएंगे, जो भी हम अपनी पॉलिटिकल करेंगे, जो इवेंट्स होंगे वो उसका हिस्सा होंगे। आपको पता ही है अंसार अब्बासी साहब, उमर चीमा साहब, ये जियो से एसोसिएटेड सहाफ़ी हैं, ये पहले ही बता रहे थे कि इस तरह की एक ऑडियो है जो एग्जिस्ट करती है। वैसे तो जो बाखबर हल्के हैं, जैसे कि कल हामिद मीर साहब भी शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में बता रहे थे बहुत सारी ऑडियोज़ और मुबैना वीडियोज़ के बारे में। सो मेरा ख्याल है कि ये वो गन है जिसमें किसी को भी पढ़ना नहीं चाहिए। मतलब इस वक्त ये सूरत हाल है, उसकी ऑडियो आए तो दूसरा कैंप सेलिब्रेट करता है, दूसरों की आए तो पहला कैंप सेलिब्रेट करता है, दोनों ऑडियोज़ को बेमानी या फिर कहते हैं कि जनाब इसमें तो इतनी कोई ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन नहीं एक्सपोज हो रही है, लेकिन होती दोनों में ही है। डर तो दिल में लगा ही होगा सारों को। दूसरी बात ये है, ज़्यादा कंसर्निंग बात ये है कि ऑडियोज़ किस तरह लीक हो रही है। मतलब ये किधर किधर बग्स लगे हुए थे कि कोई लिटरली कोई छींक भी मार सकता है विदाउट बीइंग कॉट कि क्या हो रहा है। तो दिस इज मेरा ख्याल है प्राइमरी कंसर्न की ये बात। उमर चीमा सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, ये बताइएगा, इमरान खान साहब की जो ऑडियो आई है अभी, एक नज़रिया तो ये है कि खान साहब की साजिश बेनकाब हो गई है, और खान साहब वालों का नज़रिया ये है कि इसमें क्या गलत है। ये बात तो साबित हो गई है कि साइफर एक हकीकत है, आपको पता ही है, ट्रेंड भी कर रहा है ट्विटर पे। साइफर तो था, लेकिन उसकी कितनी क्या नोयत थी? साइफर तो दसियों सैकड़ों हज़ारों आ चुके होंगे मेरा ख्याल है कि अब तक, अगर किसी भी एक टेन्योर का जायज़ा लिया जाए तो क्या वाकई इस ग्रेविटी की कोई धमकी या साजिश के इशारे थे साइफर में? देखें, ये डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप खान साहब के लोगों से बात करें तो वो ये एक तासर देते हैं कि ये तो तय हो गया कि साइफर हकीकत है। अब उनको कोई समझाए कि ये साइफर कोई पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं आया, ये एक नाम है, यानी कि जो एक कॉरेस्पॉन्डेंस है मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो होती है, और
बाज़ औक़ात बड़ी तल्ख़ भी होती है, यानी कि साइफ़र का एक मतलब ये भी है मुरासले का कि जिसमें आप एक फ्रैंक डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आप दफ्तर खारजा के लोगों से आपकी बात हो तो पता चलेगा कि इससे ज़्यादा सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की गई माजी में, और सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं, और जो हमारे एक इस्लामी ममालिक हैं उनकी तरफ से भी साइफ़र आए, यूरोपियन ममालिक की तरफ से आए, यानी बिलखसूस जो जिस तरह फ्रांस है। अब उनके जवाब पाकिस्तान से भी कई दफ़ा बड़े सख्त किस्म के गए। तो ये एक कैंडिड कन्वर्सेशन है। इधर सवाल ये है कि इमरान खान ने उसको इस्तेमाल किस तरह से किया, और ये जो ऑडियो लीक है वो हमें ये बता रही है कि इमरान खान ने उसको अपने ज़ाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा प्लानिंग की। आपको याद होगा कि जिस तरह डॉन लीक को एक इशू बनाया गया, उस लिहाज से तो इनके पास कोई एविडेंस भी नहीं कि किसने किसको कहा कि आपने स्टोरी करनी है, लेकिन इस केस में जो है इनके ऑडियो लीक की शक्ल में ये बात सामने आई है। और ये अय्यां है कि जो उनकी गुफ्तगू हो रही है इमरान खान की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ कि हमने इसके साथ किस तरह प्ले करना है, इसको किस तरह हमने साजिश करार देना है, और किस तरह मिनट्स भी टेम्पर करने। नॉट जस्ट दैट, चॉइस ऑफ वर्ड्स देखें ना, अब तो ये ऑब्वियसली इनको पता तो नहीं था कि इनकी लीक हो जाएगी बात, तो हम इस पे खेलेंगे। ये चॉइस ऑफ वर्ड्स बड़े डेट्रीमेंटल हैं कि इंटेंशन क्या थी। एनीवे, ये भी बताइएगा कि ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी रुकने नहीं वाला, इसको ब्रेक नहीं लग रही, तो मजीद भी कुछ सामने आएगा। आपकी इतलात या अंदाज़ा क्या कहता है? अब क्या खान साहब से मुतालिक ही कुछ मजीद आने वाला है, या एक बार फिर मौजूदा हुकूमत की बारी है? हाउ इज़ इट गोइंग टू टर्न आउट? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि अगर वाक़तन ये जो जिस तरह ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, अगर ये किसी हैकर के पास नहीं है, हैकर की आई डोंट नो कि उसकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, लेकिन अगर ये बाकायदा ये चीज़ें प्लान की गई हैं तो उसमें यही है कि पहले आप जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कोई 4-5 ऑडियो लीक करें। उनमें से जो अभी तक आई हैं कोई इतनी संगीन नहीं है उस लिहाज से कि जिससे एक रियासती अमूर पर बात हो रही हो, यानी कि जो जिस तरह की इमरान खान के हवाले से है। तो एक तासर तो ये मिलता है कि जैसे पहले कुछ ऑडियो लीक हुई और इनको सबको पीटीआई ने उनको एक क्रेडिबल तस्वर किया, क्योंकि पहले जब बात होती थी कि इमरान खान की कोई वीडियो आ रही है तो वो पहले ही एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता था, एक लोगों को डीप फेक के हवाले से एक उनकी एक ओरिएंटेशन होती थी जी कि ये डीप फेक में कुछ भी बन सकता है। अब इस दफ़ा जो है वो दूसरों की आई हैं और पीटीआई वाले जो हैं वो शाबाश वाह वाह करते आए हैं, अब उनकी अपनी आई है और अभी तक वो इससे इनकारी नहीं है। ऐन मुमकिन है कि और भी आएँ, ये कोई बैदस क्यास नहीं है, ये एक लीक्स का सीज़न चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। सो ये सूरत हाल है। हाउ कनिंग मैन, क्लेवर मैं कहूँगी कि पहले बिल्कुल उसको ना मिट्टी को नरम कर देना, पहले ज़रा बिनाइन किस्म की ऑडियो लीक्स और उसके बाद एक भारी भरकम सी आए और जिस पे पहले तो सारे इत्तेफाक कर चुके हों अपोजिंग फैक्शन से कि बिल्कुल जी ऑथेंटिक हैं और ठीक हैं, और यही हुआ। मुझे लगता है कि डिनाई तो कर ही नहीं रहे खान साहब, अपने जाल में से याद आ गया, कुछ ऐसा वाला मामला हुआ है। अच्छा, लास्टली एक आजम खान साहब के किरदार के हवाले से हम भी ज़रा सोच विचार में ही मुब्तला है। इस पूरी कहानी में बड़ा अहम किरदार है, ब्यूरोक्रेसी की बड़ी मुतनाज़ शख्सियत हैं, तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी बहुत को खुश नहीं थे मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन अब तक कोई उनसे पूछगछ, कोई इंक्वायरी, कोई कुछ किया नहीं है। तो आपकी नज़र में क्या वाकई वो अपनी जॉब कर रहे थे? मगर इस तरह के मामलात में जब वो ये कह रहे हैं कि ये तो मिनट्स में अब खुद ही लिखता हूँ तो ये तो मेरे अपने हाथ में जो मर्जी लिख दूँ, उनसे कुछ पूछा नहीं जाना चाहिए? इमरान खान की ऑडियोज़ में तो यही लग रहा है कि आज़म खान अपनी जॉब से ज़्यादा काम कर रहे थे। अगर आप इसका मुआजना जो शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तोकीर शाह, उसकी ऑडियो से करें तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर तोकीर शाह उनको एक राइट एडवाइस दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी कि अगर आप इस तरह काम करेंगे कि कोई मरियम नवाज़ के जो दामाद हैं उनके लिए कोई जो इंडिया से मशीनरी इंपोर्ट करनी है, अगर उस लिहाज से अगर आप कोई इसको इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल में लेकर जाएंगे या कैबिनेट में लेकर जाएंगे तो ये इससे कोई गवर्नमेंट की कोई नेकनामी में इजाफा नहीं होगा, यानी कि वो उनको एक राइट एडवाइस दे रहे हैं। इमरान खान की ऑडियो में उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो बाकायदा शरीक जुर्म हैं
कि वो कह रहे हैं यानी कि उनका मकसद उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। जहाँ तक उनके मुहासबा की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरह जो इनसे पहले आज़म खान से पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के, जो कि बाद में शाहिद खान अब्बासी के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, फ़वाद हसन फ़वाद, उनके अंजाम से एक ब्यूरोक्रेसी में ये एक तासर गया कि हमें आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक ब्यूरोक्रेसी लेवल पे जो एक भाईचारा है उसके तहत जो है वो आज़म खान अभी बचे हुए हैं कि ये एक उनके दरमियान कंसेंसस पाया जाता है जो अफसरान है कि हमने जो है अपने एक जो बंदा, क्योंकि उनके ज़हन में ये होगा कि अगर आज आज़म खान की बारी है तो कल जो डॉक्टर तौकीर शाह हैं, जब ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहते और अगर इमरान खान आते हैं तो फिर डॉक्टर तौकीर शाह की बारी होगी। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि कोई टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी ना हो, इस तरह की ना हो। बाकी जो मौजूदा ऑडियो है उसमें क्या उनके लिए कोई पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, क्या गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो ये केस जो है वो एक मेरिट पर देखा जा सकता है। ये केस मेरिट पर देखा जा सकता है। लेट्स सी, वैसे ये तो कोई बात नहीं है कि भाईचारे में जनाब अब कुछ करना नहीं है जिसने मुबैना तौर पर अब हम हमेशा ये कहते हैं और बहुत सी चीज़ें जो सामने आई हैं ओवर द पास्ट 6-7-8 मंथ्स कि बी सिंसियर टू द पोस्ट दैट यू आर एट, मतलब जिस काम के लिए आपको बिठाया गया आप उसके लिए तो सिंसियर हो ना, रादर देन लोगों के लिए कि जो आपकी फेवरेटिज्म हो रही है। इसलिए आज़म खान की भी मेरा ख्याल है कि इस हरकत से एक पता चल गया। शुक्रिया आपका उमर चीमा। और जिस तरह हम तौकीर शाह साहब और आज़म खान साहब का कंपैरिजन कर रहे थे हम पहले भी कि भाई आपके सामने है कि कौन क्या मशवरा दे रहा है और कौन क्या हथकंडे इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहा है, लेकिन जो आपका काम है, इंटेग्रिटी भी तो एक चीज होती है ना। बी सिंसियर टू व्हाट यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर। सैलाबी रेले गुजर गए हैं बहुत से इलाकों में, लेकिन मुतासर इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब ज़दगान की मुश्किलात नाकाबिले बयान हैं। लिटरली हुकूमत और फलाही इदारों की तरफ से थोड़ी बहुत इमदाद तो मिल रही है, लेकिन मुतासरीन की ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा है। मुख्तलिफ इलाकों में राशन और टेंट ना मिलने पर मुतासरीन एहतजाज भी कर रहे हैं। जब हम देखते हैं ना कि भाई इतनी इमदाद तो जा रही है, लोग क्यों शिकवा करते नजर आ, भाई जितने लोग मुतासर हुए हैं ना, ये इमदाद उसमें आटे में नमक के बराबर है। सो इमदाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अफेक्टीज हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये एक्चुअली अगर हम मिनिस्टरों से भी बात करें, NGOs लोगों से भी बात करें, अपने हमारे जानने वाले सहाफ़ी लोग जो आए वो आंखों देखा हाल यही बता रहे हैं कि यस एड तो आ रही है, लेकिन हम शायद अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितने मुतासरीन हैं। मतलब बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, हर किस्म के लोग जो कि अपने घरों में बड़े खुश भी थे, बड़े अच्छे रहते थे, वो एकदम से उठ के जी सड़कों पे आ गए हैं। और ये जो विजुअल्स हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत ही टेलिंग है। और इसके अलावा सबसे बड़ा मसला इस वक्त बीमारियों का है, जिसकी बड़ी वजह पानी की आपको पता है निकासी ना होना है। पानी जो है बिल्कुल खड़ा हुआ है, बहुत सी जगहों पे अभी तक खड़ा है, और मच्छरों की बहुतात है। दादू में गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर बीमारियों ने मज़ीद 4 अफराद जो हैं उससे इंतकाल कर गए हैं, और 1 लाख से ज़्यादा मुतासरीन जो हैं वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला भी हैं। ख़ास तौर पर बच्चों की बड़ी तादाद बीमारियों की जद में है। बच्चे बेचारे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, अभी तो मतलब इतना इम्यून सिस्टम ही उनका डेवलप नहीं हुआ होता। मुतासरीन तक पहुँचने के लिए इमदादी इदारे जो हैं उनको अभी तक मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पानी की वजह से रास्ते बंद हैं। और सर्दियाँ अब आपको पता है कि सर पे खड़ी हैं, ये हम बहुत देर से इस चीज़ को भी मेंशन कर रहे हैं कि मौसम जो है वो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, और जिसके ऊपर एक छत भी नहीं होगी, लिटरली एक टेंट ही होगा, कुछ के पास तो टेंट भी नहीं है। अभी हम जाएंगे तो उनका क्या हाल होने वाला है सैलाब मुतासर इलाकों में, और सांगड़ का रुख करेंगे। सबसे पहले वहाँ हमें अब्दुल रज़ाक ज्वाइन करके सूरत हाल बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ज़िला सांगड़ में बारिश मुतासरीन की मुश्किलात में कमी ना आ सकी है, बल्कि दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त हज़ारों मुतासरीन बीमार पड़ गए हैं। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 42,470 इस वक्त गैस्ट्रो, मलेरिया और जल्द की बीमारियों में मुतासरीन मुब्तला हो चुके हैं, जबकि 22 अमवात हो गई है। जबकि सैकड़ों जो अफराद हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ऐसे भी मुतासरीन हैं जो अपने अपने इलाकों में फंसे हुए हैं। उनके इलाकों से पानी ताहाल 1 माह गुजर जाने के बावजूद नहीं निकाला जा सका है, जिसकी वजह से जो मुतासरीन हैं वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहे हैं और अपने अपने इलाकों में वहां पर बीमार पड़े हुए हैं, जिनको अगर फौरी तौर पर अस्पतालों में मुंतकिल ना किया गया तो अमवात की शरह में भी इजाफा हो सकता है।
मैं आपको बताऊं कि जिला सांगड़ के मुख्तलिफ इलाके हैं, सांगड़ तहसील खिपरो और उसके अलावा शाहपुर शहदादपुर के जो इलाके हैं वो अब भी पानी में डूबे हुए हैं, जहां से पानी निकास ना हो सका है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आपको वो दिखाएं कि देखें इस वक्त ये वो पानी है जो मुकम्मल तौर पर गंदा हो गया, बदबूदार हो गया है और यहाँ से वबाई अमराज फैल रहे हैं और यही गंदा पानी मुख्तलिफ गाँव के चारों तरफ खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर रहने वाले मुतासरीन हैं वहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं और शदीद परेशान है। जी अच्छा, अब्दुल रज़ाक जान बहुत शुक्रिया बाय द वे। और अब्दुल रज़ाक जान खड़े भी थे, कोई पीछे कोई नदी कोई इस तरह कोई रिवर कोई इस तरह दरिया नहीं है, वो एक्चुअली बारिश का पानी है जो खड़ा हुआ है। के बाद वहाँ होना नहीं चाहिए था, वो पानी वहाँ मौजूद है। नवाब शाह जाएंगे और अनवर शेख हमें रिपोर्ट करेंगे नवाब शाह से। जी, नवाब शाह में तूफ़ानी बारिशों के बाद जमा होने वाले पानी की निकासी ना होने की वजह से आवाम परेशान है। लोगों का ये कहना है कि इस पानी में ताफुन पैदा हो गया है और इसके अलावा मच्छर और मक्खी पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ डायरिया का मर्ज़ फैल रहा है और इसके अलावा मलेरिया और डेंगू के अमराज भी बढ़ रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त यहाँ अस्पतालों में जो सूरत हाल है, डॉक्टरों का ये कहना है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो डायरिया के मरीज़ लाए जा रहे हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं और इसके अलावा मलेरिया और डेंगू के मरीज़ भी लाए जा रहे हैं। आपको ये बताऊं कि लोगों का कहना है कि इस पानी की निकासी के लिए अब तक कोई संजीदा कोशिश सामने नहीं आई है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों का कहना है कि ये पानी जो है उनके घरों में खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनके मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। वो कारोबार पर नहीं जा सकते, अपने मुलाजमतों पर नहीं जा सकते। दूसरी जानिब ये कि लोगों का कहना है कि इस वक्त मौसम तब्दील हो रहा है और सर्दियों की आमद है, जिसकी वजह से ये कि और इनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और आपको ये भी बताऊं कि यहाँ बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं, जो कि सड़क किनारे और इसके अलावा नहरों के पुश्तों पर बैठे हैं और वो हसरत और यास की तस्वीर बने हुए हैं। आवाम का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जाए। बहुत ज़्यादा इनका बंदोबस्त बहुत सी चीज़ों का करने की ज़रूरत है। मेडिकल कैंप्स का बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। अब सर्दियां आ रही हैं, रातें ऑलरेडी ठंडी होना शुरू हो गई हैं, कंबल वगैरह देने की ज़रूरत है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, हम बारहा कहते हैं हमें खैमे चाहिए, इमदाद चाहिए और इमदाद की सूरत में सबसे पहले छत चाहिए और छत की ज़रूरत खैमों की सूरत में पूरी की जा सकती है। मतलब कि अगर आपको एक वो फीलिंग नहीं होगी कि हमारी एक प्राइवेट स्पेस है, बेशक वो एक टेंट ही हो, तो आप मतलब आगे मज़ीद कैसे बढ़ेंगे। हालांकि हम ये कभी कभार सोचते हैं कि खाने की भी ज़रूरत है और मेडिसिन की भी ज़रूरत है, मतलब हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन खैमे तो डेफिनेटली। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। और अच्छा, ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। ये तो मुझे वैसे ही मलाला की कोई भी खबर हो पहलू हैं और बिल्कुल मलाला की कोई भी अचीवमेंट होना तो एक दिल से एक खुशी एक होती है कि देयर इज़ सम होप फॉर आवर फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर ऑफ गर्ल्स इन आवर कंट्री। अमरीकी मैगजीन जी वैरायटी नाम है मैगजीन का, और उन्होंने हमारी अपनी मलाला यूसुफजई को अपनी वुमेन ऑफ पावर 2022 की क्रिएटिव लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया है। और मलाला तालीम, ख़ुसूसन लड़कियों की तालीम के लिए जो हैं वो कोशा हैं, लेकिन अब वो अपने प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए हॉलीवुड की दुनिया में भी एंट्री दे रही हैं और वैरायटी ने इसलिए उन्हें क्रिएटिव लीडर जो है वो करार दिया है। मलाला ने ये एंट्री दी है एक्स्ट्रा करिकुलर, ये इस नाम से उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जो उन्होंने खोला है। और मलाला यूसुफजई के मुताबिक उन्होंने महसूस किया है कि लोगों की फलाह बहबूद के काम को सिर्फ NGOs तक ही नहीं महदूद रखना चाहिए। अच्छा हुआ यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने फाइनली अपनी डोमेन से बाहर निकलकर कुछ करने का सोचा है। बड़ा अच्छा एक्टिविज्म चल रहा है, गुज़श्ता 10 साल से चल रहा है, आगे भी इसमें चला सकती थी, बट शी इज़ यंग एंड शी इज़ डायनामिक। एंड आपको पता है नौजवानों की बड़े ख्वाब और एस्पिरेशंस होती हैं, तो ठीक है एक काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक और काम में लिटरली अब जंप मार दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट मीडियम है, आपको पता है पूरी दुनिया में हॉलीवुड को देखा जाता है। और मलाला का ये कहना है कि लोगों के जहनों और ख्यालात को एडजस्ट करने का एक ज़बरदस्त ज़रिया जो है वो सिनेमा है। मतलब इन्होंने आइडेंटिफाई किए, विच इज़ एक्चुअली वेरी स्मार्ट एंड क्रिएटिव ऑफ हर, और इसके लिए थोड़ा सा इजाफी काम करने की ज़रूरत है बकौल मलाला। और मलाला ने ये भी कहा
कि वो एंजेलिना जोली से बेहद मुतासिर हैं, क्योंकि एंजेलिना जो है वो ख़वातीन, बच्चों और मुहाजिरीन के लिए काम कर रही हैं और बहुत अरसे से काम कर रही हैं। ज़बरदस्त इनका ये फ़ोटोशूट भी आया और उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की थी और उन्होंने कहा था कि जनाब विमेन ऑफ कलर, एक तो विमेन और फिर मुस्लिम और विमेन ऑफ कलर, जब इनको भी तो फिल्मों और ड्रामों और हॉलीवुड में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ अमेरिकन और ग्लोबल सोसाइटी, और या फिर इवन बरतानिया में अगर देखें तो कितनी ही एकम्प्लिश्ड मुस्लिम वुमेन ऑफ कलर मौजूद हैं। मैं एक बात बताऊं, आप इसी बात से देख लें कि किसी हॉलीवुड मूवी जो हमें पसंद आ रही है उसमें पाकिस्तान का अगर जिक्र भी हो जाता है ना, या पाकिस्तान को दिखाया जाता है, तो हमें एकदम से खुशी होती है, एंड वी लाइक टू यू नो सी दैट एंड टेल पीपल अबाउट इट। अब वो किसी अच्छे तरीके से अगर पोर्ट्रे किया जाएगा, हमारी अपनी मलाला कर रही होगी, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली। और जब हम यहाँ बैठ के हॉलीवुड की वो फिल्में और वो सीरीज देख सकते हैं जिसमें यू नो वाइट मेन लीड कर रहे होते हैं और तमाम स्क्रीन पे वही नजर आ रहे होते हैं, फिर ठीक है, फिर दुनिया को भी दुनिया को भी वही नजर आता है कि बस दुनिया को सही है, फिर तो देयर हैज टू बी अ वैरायटी, रंग, नस्ल, मजहब। सो मलाला ने ये पॉइंट उठाया एक्चुअली, तो फिर हॉलीवुड भी देखे मुस्लिम विमेन ऑफ कलर इन लीडिंग रोल्स इन फिल्म्स एंड टीवी सीरीज। सो रूटिंग फॉर मलाला एंड वेटिंग के व्हाट शी कम्स अप विद, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी किया है कमाल ही किया है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और इससे पहले हम साइफर वाले मामले की बात कर रहे थे। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है भाई इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। सो हम तज्जियाकार अतर काज़मी साहब से उनकी राय जानते हैं। अतर साहब, अब बताइएगा, अपेरेंटली तो इमरान खान की जो मुबैना क्या है, ऑडियो है, इससे पता चलता है कि सियासी मकसद के लिए किस तरह से इस साइफर को इस्तेमाल करने का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है कि इससे खेलना है, नाम लेना है, नहीं लेना है। मतलब आपको पता ही है, आपने सुनी ली होगी। आपको लगता है कि जितना शोर किया जा रहा है इस पर, ये खान साहब को वाकई किसी तौर से एक्सपोज करती है ऑडियो लीक, या फिर इसमें आपके ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है? देखिए, जहाँ तक हुकूमत का ये दावा है कि खान साहब एक्सपोज हो गए हैं, और वो जो ऑडियो भी आई है उसमें आखिर में खान साहब कह रहे हैं, जो मैंने सुना है वो ये कि कह रहे हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी तो है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि खान साहब ये कह रहे हैं कि इसको फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बना दो। अब जहाँ तक ये ताल्लुक है कि वो ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल झूठा साबित हो गया और आज ये साजिश बेनकाब हो गई। जनाब, ये वही साइफर है जिसके हवाले से 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अलामिया जारी किया। एक दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की बतौर वजीर आजम, और उसमें आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे, दीगर जो मुसल्लह फौज हैं उनके सरबरान भी बैठे हुए थे। तो अब अगर हुकूमत ये समझती है कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया इमरान खान को और ये साइफर भी झूठा है, तो फिर अब वो सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात करवा लें ताकि इमरान खान के जो एक्सपोजर हुआ है या जिस तरीके से वो एक्सपोज हुए हैं इनके बकौल, उसके ऊपर मोहर लग जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी ये चीज़ साबित हो जाए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को अब इसकी तहकीकात करवानी चाहिए अगर उनका ये दावा है कि ये सारा जो झूठ था और कुछ भी सच नहीं था। ठीक है, बिल्कुल काज़िम साहब, ये भी बताइएगा कि इमरान खान और उनके जो साथी हैं उनका ये मानना है कि साबिक वज़ीर आज़म मकबूलियत और कबूलियत की उन बुलंदियों पर हैं कि उनके चाहने वालों को ऐसी कोई ऑडियो आ जाए, कोई वीडियो भी अगर आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कबूलियत अच्छा लाएंगे, कबूलियत अच्छा लाएंगे, मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत भी शामिल हो गई है इसमें। हुआ कब से, तो खैर एनीवे, तो कहने का मतलब है कि उनको इससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और लिहाजा उनको इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन देने की, जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो आप भी इसी नज़रिए से मुत्तफ़िक हैं कि वाकई दे शुड जस्ट लेट इट गो? देखिए, ऑब्वियसली पहले हमने देखा कि ऑडियोज़ आई, शहबाज शरीफ साहब की ऑडियोज़ भी आई, और उस वक्त बहुत सारे दोस्तों ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। अब जब खान साहब की आई तो उसके ऊपर कहा गया कि जनाब वो देखें जी इमरान खान एक्सपोज हो गया। तो हर कोई इसको अपनी नज़र से देखता है, खान साहब के चाहने वाले या खान साहब अपनी नज़र से देखते हैं, हुकूमत अपनी नज़र से देखती है, पर एंड ऑफ द डे इसमें जो मेन चीज़ है, चाहे वो शहबाज साहब की ऑडियो आए या भी इमरान साहब की ऑडियो, मुबैना ऑडियो आए, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये कहाँ से लीक हो रही है, कौन इनको लीक कर रहा है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है और सब सियासतदानों को सोचने की ज़रूरत है कि कल कोई और वज़ीर आज़म होगा, कल हो सकता है बिलावल वज़ीर आज़म हो, उसके बाद आगे क्या पता मौलाना वज़ीर आज़म हो। तो ये कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कम से कम मिनिमम फ्रेमवर्क बना के सारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि क्या इसी तरह मुल्क चलता रहेगा कि कभी मरियम बीबी की ऑडियो आएगी, कभी खान साहब की ऑडियो आएगी। तो इस सबको सोचने की ज़रूरत है इस हवाले से। अच्छा, 100% आपके साथ अग्रीमेंट में है कि वाकई सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात है कि ऑडियोज़ कहाँ से लीक हो रही हैं और कौन लीक कर रहा है।
और कितनी ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली वी आर विद यू ऑन दैट। और हम यही इसी पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे कि हर कोई, आतर साहब आप बजा फरमा रहे हैं कि इस कंटेंट को सियासी एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर इमरान खान की कोई ऑडियो आती है तो उनको मुखालिफिन तालियां बजाते हैं, उनके मुखालिफिन की आती है तो इमरान खान के हामी हवारी जो है वो तालियां बजाते हैं। सो नोबडी इज टेकिंग दिस इशू सीरियसली कि पाकिस्तान का हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस, उससे लीक्स आ रही हैं और वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने पिछले जवाब में भी अर्ज की कि बिल्कुल यही बात है कि ये वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है वो एक तरह से मजाक बन गया है कि वहाँ पे कोई भी बात होती है वो लीक हो जाती है और फिर उसके ऊपर उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस दफ़ा जो लीक्स हुई हैं ये अनप्रेसिडेंटेड हैं, बहुत सारी इसमें ऑडियोज़ हैं, पिछली हुकूमत की भी हैं, मौजूदा हुकूमत की भी हैं, तो इसके ऊपर जो सीरियसनेस होनी चाहिए थी वो अभी तक हमें नजर नहीं आ रही। कौन लोग हैं जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर आपकी मुल्की एजेंसियां प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी सिक्योर नहीं बना सकती तो फिर आप आउटसोर्स कर दें अपनी मुल्की सिक्योरिटी, किसी और को बुला लें कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके देख ले यार कि यहाँ पे कोई बगिंग डिवाइस या किसी का कोई मोबाइल फोन तो बग नहीं हुआ हुआ। तो मेरे ख्याल में ये सियासतदानों के ऊपर तो हम बहस कर रहे हैं और सियासतदानों को हम बुरा भला भी कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने इसको सिक्योर बनाना था, जो सिक्योरिटी के इदारे थे जो हुकूमत के अंडर ही आते हैं, सिविलियन इदारे हो जाए या जो भी इदारा हो जाए, उनसे भी इस हवाले से थोड़ा सा पूछना तो चाहिए ना कि भाई आप लोग किधर थे, किस तरह ये डेटा लीक हो गया, कहां से ये ऑडियो लीक हो रही है, कौन ये ऑडियो लीक कर रहा है। कौन ऑडियो लीक कर रहा है, सबसे ज्यादा कंसर्न इस पे होना चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब। आपको पता है ये हैक हुई भी थी और ये सारा मामला ऑडियोस को वहाँ से आ रही थी। अच्छा, वहाँ पे जो वो हैकर था अपेरेंटली पहले उसने थ्रेड क्लोज किया हुआ था, फिर मैंने देखा जाके तो वो ऑडियो ये जो इमरान खान साहब वाले ये हैं, लिंक्स मौजूद हैं ट्विटर पे, किसी ने लगाए होते हैं, किसी ने ट्विटर पे या तो स्क्रीनशॉट लगाया होता है या फिर लिंक लगाया होता है। अच्छा जी, उसके बाद वहाँ पे मौजूद दोबारा से ये लिंक पड़ा हुआ था। इमरान खान साहब के जो जानने मानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो हुकूमत ने रिलीज़ की है इमरान खान की ऑडियो, तो ये कैसे कोई डिटर्मिन करेगा कि जो ऑडियोज़ का सिलसिला एक चला हुआ है, ये वाली ऑडियो हुकूमत रिलीज़ कर रही है, हुकूमत वाली ऑडियोज़ वो हैकर रिलीज़ कर रही है, कैसे डिटर्मिन किया जा रहा है? वैसे अतर काज़मी इज़ राइट, ये मजाक बन रही है ये बात, एंड दैट इज़ द कंसर्निंग बिट कि दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज़ क़ल्ब से आगही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस साल का मौजू है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। इसका मतलब ये है कि हर दिल दूसरे दिल की सेहत का ख्याल रखे। और इस वक्त आपको बताएं कि दुनिया भर में होने वाली अमवात की अहम तरीन वजूहात में दिल की बीमारियां सर फहरिस्त हैं और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में सालाना 1,70 लाख से ज़ायद लोग दिल की बीमारियों के सबब जान से चले जाते हैं और मुब्तला होने वालों को फिगर तो इससे बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी अमवात की सबसे बड़ी वजह एक्चुअली हार्ट डिजीज़ हैं और हर साल 2,50,000 अफराद पाकिस्तान में दिल की बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। खैर, यहाँ डराने का मकसद नहीं है, हम आपको ये इनकरेज करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपका वज़न बढ़ रहा है या आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है या आप सिर्फ काम में इतने मसरूफ़ हैं या फिर पैसे कमाने की धुन में लगे हुए हैं, ब्रिंग योर अटेंशन टू द फैक्ट कि पाकिस्तान में हर साल 2,50,000 अफराद जो हैं वो दिल की बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। मैंने बताया अभी दोबारा जोर देना, मतलब आपने मुझे थोड़ा सा बता दिया और ये डराने वाली बात है। अच्छा चले, डराने वाली बात है, लेकिन हमने आपको ये कहना है कि आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाइए और पर्टिकुलरली जवानों में भी दिल के अमराज की तशखीस हो रही है, इसलिए एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, सिगरेट नोशी छोड़ दें। जवानों वाली बात बताइए कि जवानों में भी हो रही है बार। थैंक यू सिकंदर फॉर जॉइनिंग अस। हम ये क्या मैचेस खेल रहे हैं, पहले तो एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आप बताएं, क्योंकि हमने आज का शो जब शुरू किया है तो हमारी जरा ना वो कल की टेंशन से हमें पैल्पिटेशंस अभी तक खत्म नहीं हुई थी। और पैल्पिटेशन से आपको पता है वर्ल्ड हार्ट डे है, पाकिस्तान में वैसे इतने दिल के मरीज हैं, तो ये तो अच्छा नहीं कर रहे हैं हम लोग अपने साथ ही। मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे मुझे कुछ पाकिस्तानी मिले थे, मैं रियाद में हूँ इस वक्त सऊदी अरेबिया में, और उम्रे की मुबारक हो आपको। हाँ, मुझे कुछ पाकिस्तानी मिले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया स्टंट बनाने वाली कंपनी के साथ। ऐसे मैच खेल रही हैं, ऐसे अमेजिंग मैच खेल रहे हैं हम लोग कि मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं आई एम श्योर कि इंग्लैंड को दिन में कहते हैं ना तारे नजर आ जाना,
वो 2 मैच आखिरी के जो हम जीते हैं वो तो ऐसे हैं, हमें भी तारे नजर आते हैं दिन में वो मैच देखते हुए भी। हाँ, ये हमारे साथ हुआ और डेफिनेटली वो कंपनी जो है स्टंट बनाने वाली वो तो बहुत ही हमें देखते हुए भी तारे नजर आ रहे हैं। सिक्कू तो खेलते हुए तो आ ही रहे होंगे। थोड़ा सा एनालाइज करें ना कि ये क्या हो रहा है। नहीं देखिए, अमेजिंग पाकिस्तान की जो है, देखिए 2 इसमें फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर ये है कि हम जीत रहे, बहुत ही जबरदस्त जीत रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर हम 1 रन से जीते हैं, आखिरी बॉल पे जीते हैं, आखिरी विकेट पे जीते हैं, किसी तरह जीते, जीत होती है और अमेजिंग किस्म की इतना क्लोज जाकर खेलें, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात होगी। मगर हकीकत ये है कि एक आदमी जो है हमें जिता रहा है और वो है रिजवान। उसने 315 रन कर दिए हैं और उसके अलावा किसी ने कोई रन ही नहीं किए। बाबर ने भी 194 रन किए, जिसमें से एक इनिंग उसकी 110 की है, बाकी 4 इनिंग में उसके सिर्फ 80 रन है और 1 शान ने किए। बाकी कोई लड़का 50 रन नहीं कर सका है। ये एक अमेजिंग परफॉर्मेंस है कि इट्स अ 1 मैन आर्मी। देखिए, हमारे कल्चर के अंदर कहते हैं कि नजर ना लगे, तो अल्लाह करे इसको नजर ना लगे। और गोरे जो हैं या जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस, और लॉ ऑफ एवरेजेस में ये होता है कि खुदा ना करे उनके ऊपर वो वक्त ना आए कि जब वो फेल होना शुरू हो जाए। तो ये 2 फैक्टर्स हैं। तो एक तरफ ठीक है, अब सिक्कू हमने बड़ा अप्रिशिएट कर लिया। रिजवान आप कह रहे हैं कल मैन ऑफ द मैच भी, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, लेकिन कब तक हम इसी मामले पे डिपेंड करते हुए आगे भी अच्छे की उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे? मतलब हम यही सोचते रहते हैं कि जी रिजवान है ना, मतलब या बाबर है या रिजवान है, ये कब तक होगा? ये नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। हम जो जितनी सीरीज खेलते हैं, जो आपस के अंदर हमारी सीरीज होती हैं, वो एक टाइटल जीतने के लिए प्रैक्टिस के तौर पे खेली जाती हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतें, एशिया कप जीतें। एशिया कप तो हमारे हाथ से निकल गया और इसी बेस के ऊपर कि वहाँ पर भी कोई नहीं चला और यहाँ पर भी अब हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। तो हम इतना डिपेंड एक शख्स के ऊपर नहीं कर सकते। हमें ये बात तो मैं आपको पता है कि कब से कह रहा हूँ कि जी हमारा मिडल ऑर्डर बिल्कुल ही नाकिस है और वो रन ही नहीं कर रहा, मगर हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इस वक्त तो खैर चेंज भी नहीं करना चाहिए। तो मैं बस यही है कि लॉ ऑफ एवरेजेस या नजर ना लगे हमारे रिजवान को, तो बाकी अल्लाह खैर। आमिर जमाल के बारे में क्या ख्याल है? आमिर जमाल से जरा कल लॉट ऑफ पीपल had to literally Google him कि ये इनकी तो इंट्रोडक्शन दे। कल तो वैसे उन्होंने करा दी बड़ी अच्छी खासी अपनी इंट्रोडक्शन, बट डेब्यू मैच था बाय द वे, और आखिरी ओवर में क्या दिफा किया इन्होंने 15 रन का, जो कि मुश्किल काम। उनके बारे में बताएं। देखिए, ये तो अमेजिंग है। ही इज फ्रॉम मियांवाली। और दूसरी चीज़ ये कि नए बच्चे हैं। मैं बार कह रहा था, मैं जितने भी अपने शो कर रहा हूँ उसमें मैं कह रहा था कि ये जो 7 मैच हैं, इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने, जितने भी बॉलर्स को आजमाना है, जितने प्लेयर को आजमाना है, इसमें कर लें। इसमें बॉलिंग को भी रीशफल करें। आप आखिरी ओवर हारिस से कराते हैं, किसी और से कराएं, ताकि आप लोगों को पता तो चल जाए कि आपके पास क्या क्या पोटेंशियल मौजूद है। इसलिए कि वी आर गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप। और रिस्क लिया और काम कर गया वैसे कल ये रिस्क आमिर जमाल वाला। और देखें ना, कल आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने, बाबर ने उसको आजमाया। जब उसने उसको ओवर दिया, मैं वैसे कप्तान का रिस्क होगा आपके ख्याल में? सॉरी, कप्तान ने लिया होगा ये रिस्क? बिल्कुल, वो तो मैदान में तो वही होता है और उसको अच्छा किया, उसने बहुत अच्छा किया। जो मैं बात कहता हूँ कि भाई एक्सपेरिमेंट्स करो, वो बात हो गई। और हाँ, बट सिकंदर चूंकि हम जीत गए तो लगा कि एक्सपेरिमेंट अच्छा है, और आपको पता है वो नहज पे थे हम कि अगर ना जीतते तो वो खास एक्सपेरिमेंट हमें अच्छा भी ना लगता कि भाई नए लड़के को आपने उस वक्त भेज दिए। शादाब खान की परफॉर्मेंस, उनके आने से क्या कोई फ़र्क पड़ा? क्योंकि कराची स्पेल जो था उसमें शादाब वाज नॉट इन इट। नहीं, देखिए, शादाब के आने से, उसकी बॉलिंग से उसने 4 ओवर 25 रन किए। मगर जो सबसे अमेजिंग चीज़ है कि आपने देखा कि इफ्तिखार से वो बॉलिंग कराना शुरू हो गए। इतने दिनों से हम कह रहे थे कि भाई वो ऑलराउंडर है, आप बॉल कराएं। उसने बहुत जबरदस्त बॉल की। उसने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया है। ये तो बहुत, मतलब ये सारी तब्दीलियां जो हैं, ये गुड साइन। यही चीज़ मैं बार कह रहा था कि आप अपनी जो टीम है उसके लड़कों को एक्सप्लोर करें कि कौन कितना अच्छा है, वो कौन से मौके पे क्या कर सकता है। अच्छा मौका मिला है वैसे हमें ये इंग्लैंड की सीरीज की सूरत में तमाम कॉम्बिनेशंस आजमाने का। अच्छा, हारिस की आप बात कर रहे थे, आखिरी ओवर उससे कराते हैं, कल आमिर से कराया और काम कर गया। हारिस का वैसे हुमा वो आखिरी छक्का जो है ना, मतलब एक ही छक्का मारा, मगर उससे एटलीस्ट वो जो टोटल है ना, वो बाइज्जत सा हो गया कुछ। मतलब एटलीस्ट उसकी शक्ल अच्छी बन गई थी वो एक छक्के की सूरत में। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि ये हमारी जो जीत है तो अमेजिंग है, मगर हमें थोड़ा सा इसके ऊपर गौर और फिक्र तो करना पड़ेगा कि हम किस तरह जीत रहे हैं। वी आर वेरी क्लोज। मार्जिन जो है ऑफ एरर जो है हमारे पास अब रहा ही नहीं है।
और इसको हमने बेहतर करना है। अच्छा, नवाज से 2 ओवर कराए हैं और 9 रन दिए। एग्जैक्टली यही सवाल था कि उनसे नहीं करवाई ज़्यादा बॉलिंग, विकेट भी नहीं बल्कि। हुमा, ये अच्छी बात है कि जो कप्तान है वर्ल्ड कप से पहले देखें जितने एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहा है वो कर ले। इफ्तिखार से बॉलिंग करा के उसने देख ली, 4 ओवर उसने ज़बरदस्त कराया, उसने 2 ओवर उससे कम करा लिए अपने नवाज से, उसने आमिर जमाल से जो है 2 ओवर कराए। तो ये अच्छी चीज़ है। ये इससे पहले वो वर्ल्ड कप शुरू हो उसका जितनी चीज़ें वो अपने जहन में सोच रहा है कि मैं इससे इस मौके पे बॉल कराऊंगा, मैं इससे कम ओवर कराऊंगा, उससे ज़्यादा कराऊंगा, तो ये अच्छी चीज़ है। इससे उसकी सारी कैलकुलेशन उसके जहन में आ जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा लड़का कौन से मौके पे क्या कर सकता है। दिस इज़ अ स्मार्ट वे टू डू इट। अब बाकी जो है बैटिंग के ऊपर हमारी चीज़ रह गई है कि बैटिंग हमारी बिल्कुल ही फेल हो रही है। एक बंदा जो 315 रन करके, जिसने अभी तक 315 रन कर दिए, वो एक बंदा जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अमेरिकन काउंसलर जो है वो इसलिए भी खुश हैं रिजवान की बैटिंग से, क्योंकि जो बैटिंग का स्टाइल है वो बेसबॉल स्टाइल है, वो खेलते बेसबॉल स्टाइल से हैं, तो वो उनको इसलिए वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आई एम श्योर अगर वो बेसबॉल खेलेंगे तो बड़े लंबे लंबे वो जो होम रन्स मारते हैं ना, लंबे लंबे शॉट्स वो मारेंगे। वो आगे के मैच के लिए सिक्कू कुछ सजेस्ट करें, हम किसी और को ट्राई कर सकते हैं क्या? हमारे पास ऑप्शंस हो सकती हैं, किसी को किसी और नंबर पर भेज के कोशिश कर सकते हैं, बताएं। या फिर पहले सीरीज सेव करें और आखिरी मैच में सबको ट्राई करें। कि चैनमैन बॉल करता है शायद, और मैंने उसको नहीं देखा इतना, मगर हम देख लें, वो टीम के साथ है, उसको भी खिलाकर देख लें। हो सकता है कि माइट बी अ वंडरफुल एक इंडक्शन पाकिस्तान टीम के अंदर, उसको खिला के देख लें। बैटिंग ऑर्डर के अंदर यार समझ में नहीं आ रहा आप किसको क्या करें। शान मसूद अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, उसी जगह पे खेल रहा है। एक जगह उसने 50 किया, अभी उसने बाकी जगह पे वो नहीं किया। उसके अलावा हमारे पास चॉइसेस नहीं है। आसिफ अली वही 2-4 बॉलें खेलने आते हैं, एक आधा छक्का मार बस खत्म हो जाता है। उन्होंने कितने, आसिफ अली ने सिर्फ 18 रन किए 5 मैचों में। आप सोचिए 4 या 5 मैचों में सिर्फ 18 रन किए, और ये हमारा बैकबोन है। इफ्तिखार ने 49 रन किए, नवाज जो जबरदस्त खेले इंडिया के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 24 रन किए। ये हमारे जो है परफॉर्मेंस है। हैदर ने सिर्फ 18 रन किए 5 मैचों में, खुशदिल शाह ने 36 रन किए। वैसे हैदर के तो मतलब ठीक है, चले हमने देखे थे, हमने वो कौन है वो खुशदिल शाह को भी बहुत मौका दिया है, लेकिन हैदर ने भी 5 मैचों में 18 रन किए, मतलब दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। अच्छा, कीपिंग के बारे में कल की क्या ख्याल है आपका? यार देखो, अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया है रिजवान के ऊपर। वो कीपिंग भी वो वही कर रहा है, बैटिंग भी वही कर रहा है। उसकी बॉडी है, वो इंसान है, उसको भी कहीं ना कहीं रेस्ट लेना चाहिए। हाँ, लेकिन उनको देख के ऐसा क्यों नहीं लगता कि इट्स एज इफ ही वांट्स टू डू इट? मतलब वो चाहते हैं। देखिए, एक आदमी जब यंग होता है, उसकी परफॉर्मेंस हो रही होती है, तगड़ा होता है, वो तो खेलता चला जाता है, मगर दूसरों को तो उसका ख्याल करना है ना। हमारी जो स्टाफ है उसको उसका लोड मैनेजमेंट तो करनी चाहिए ना। वो इंसान है आखिर यार, ये मतलब वो कोई सुपरमैन तो है ही नहीं कि वो हर दफा करता जाएगा। उसके जिस्म पे कहीं हल्का फुल्का प्रॉब्लम आ गया वर्ल्ड कप से पहले। सिक्कू शाहीन की कैसी रिकवरी चल रही है? कोई खबर किसी से डिस्कशन हुई है आपकी? वैसे तो आप मतलब थे शाहीन रिकवरी एंड हिज शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी तक तो शाहीन का यही नहीं पता चल रहा है कि उसकी इंजरी क्या है। पीसीबी ने अभी तक बताई नहीं है, और वो सुना है कि हल्की हल्की बॉलिंग करना शुरू कर दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह करे वो फिट हो जाए, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो बॉलर है। रिकवर हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मगर ये कि बगैर मैच खेले वो वर्ल्ड कप खेलने जाएगा तो दैट इज़ ऑल्सो अलार्मिंग। हमें बहुत एहतियात से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में कि उसकी इंजरी की नोयत क्या है। सिर्फ इतना पता चला है कि वो ही इज प्रैक्टिसिंग, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग करनी शुरू कर दी है। अगर आपको पता चले तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और टेक केयर। एक बात जो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे नौजवानों में पर्टिकुलरली ऐसे प्रेवलेंट है कि वो अब थ्रेट बन चुकी है। हालिया सालों में सोशल मीडिया या फेक न्यूज़ का सिलसिला ऐसा बढ़ गया है कि सच और झूठ की पहचान या उसमें तफरीक ख़त्म हो गई है। बयानों और प्रोपेगेंडों के नाम पर मन घड़त खबरें, पुरानी फुटेज को इधर चिपकाना, इधर के मामले को उधर बताना, नतीजा ये है कि सच और झूठ में फ़र्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। और हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि जिस खबर में सनसनी होती है
वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। मतलब ये तो बड़ी एक कॉमन नॉलेज और प्रैक्टिस हो चुकी है। बस इसी को तैयार बनाकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का बाजार जो है वो गर्म रखा गया है। और आपको इसकी एक अमली मिसाल भी आपको दे देते हैं कि मुल्क में इन दिनों आपको पता ही है सैलाबी सूरत हाल है, और ऐसे में फेक न्यूज़ फैलाने वालों की भी चांदी हो गई है। और एक पर एक मन घड़त खबर जो है वो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। और ऐसी ही झूठी पोस्ट्स जो हैं उनमें दावा किया गया था कि सियासतदान सैलाब मुतासरीन की इमदाद जो है गैर कानूनी तौर पर जमा कर रहे हैं। ट्वीट्स में दावा किया गया कि एक मकामी जज ने पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा और खैमे और राशन के थैले जो हैं वो भी बरामद किए गए। और छापे की वीडियोस को तकरीबन 30,000 दफ़ा जो है वो देखा जा चुका है और शेयर भी किया जा चुका है। जबकि इस वाक़े को 10,000 से लोगों ने ट्वीट 10,000 से ज़ायद बार इसे रीट्वीट किया गया है। कुछ ट्वीट्स में अक़वाम मुत्तहिदा को टैग करके इंसानी इमदाद की चोरी पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई। हालांकि हक़ाइक़ ये है कि ये इमदाद हुकूमत पाकिस्तान की नहीं थी, ये एक प्राइवेट अतिया था जो मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख अन नहयान ने सैलाब मुतासरीन के लिए किया था। बुरहान चांडियो, जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ख़रीदारी की रसीदें फ़राहम की, जबकि कराची में शेख अन नहयान के दफ्तर के मैनेजर शेर खान ने चांडियो साहब के बयान की तस्दीक की। ऐसी सूरत हाल में बड़ा ज़रूरी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो ऐसी फ़ेक न्यूज़ का पोस्टमार्टम कर सके। जियो फैक्ट चेक फेक न्यूज़ के तोड़ के लिए बनाया गया है। ये हक़ाइक़ की जांच का एक नया प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन गलत मालूमात और इसका फैलाव रोकने के लिए बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म और शख्सियात के दावों और बयानात की तस्दीक या तौसीक करने के काम का बीड़ा उठाए हुए हैं। बिल्कुल, और बिलाशुबा जियो फैक्ट चेक प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर जो है वो साबित होगा, जिससे आवाम के लिए सच और झूठ में फ़र्क करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद हमारी बिल्कुल ये है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बेनज़ीर शाह ने, जो कि एडिटर जियो फैक्ट चेक है। बेनज़ीर, सबसे पहले तो हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि सोशल मीडिया का इतना मुतहर्रिक हो जाने के बाद फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा या बयानी के नाम पर कुछ भी कह देना का रिवाज जो है वो बहुत चल पड़ा है। मतलब ये सबसे ईजीएस्ट जो एक फ्लॉय यूज़ किया जा सकता है वो ये है। तो पहले तो ये बता दें कि ये जो रिवाज है ये कितना गलत है और क्या नुकसान होता है इससे एग्जैक्टली? देखिए, दो किस्म की गलत ख़बरें और झूठी ख़बरें होती हैं जो ज़्यादातर हमें सोशल मीडिया पे आजकल मिलती हैं। एक जिसको हम कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत फ़र्क होता है मिस इन्फॉर्मेशन में और फेक न्यूज़ में। मिस इन्फॉर्मेशन उस किस्म की ख़बर होती है कि कोई पोस्ट कर दे या ट्विटर पे ट्वीट कर दे या टीवी पे चल जाए या प्रिंट मीडिया में आ जाए, जिसके बारे में जो पोस्ट कर रहा है उसको शायद उसकी मालूमात कम है या उसको शायद ख़ुद नहीं पता कि ये ख़बर सही है या गलत है। इसके पीछे नीयत ख़राब नहीं होती है, एक गलती हो जाती है। और अक्सर हम देखते हैं जलसों में भी सियासतदान जो हैं वो कभी कभी गलत कोई फैक्ट्स दे देते हैं, डेटा दे देते हैं। फ़ेक न्यूज़ जो होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। फ़ेक न्यूज़ होती है जब आप जानबूझ के ये जानते हुए कि ये गलत ख़बर है आप एक ख़बर को फैलाएं, उसको वायरल करें ताकि लोग गुमराह हो। और फ़ेक न्यूज़ जो होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। हमने ये ख़ास तौर पे अमेरिका के इलेक्शन में देखा कि इलेक्शन के करीब जिस तरह फ़ेक न्यूज़ फैलाई गई सोशल मीडिया पे, उसका इलेक्शन के नताइज पे बहुत असरअंदाज हुआ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ेक न्यूज़ को जितना भी हो सके आप उसको फैक्ट चेक करें, और सिर्फ फ़ेक न्यूज़ को नहीं, गलत ख़बर को भी जितना भी हो सके आप उसको फैक्ट चेक करने की कोशिश करें। और इसी वजह से हमने जियो टीवी पे ये कोशिश की है कि हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है नया जिसका नाम है जियो फैक्ट चेक। हमारा ट्विटर पे एक अकाउंट भी है जियो फैक्ट चेक के नाम पे। हमारा एक ईमेल एड्रेस भी है jiofactcheck@jio.tv जिस पे हमसे कोई भी रब्ता कर सकता है। अब इस फेक न्यूज़ को बर्स्ट भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो जियो फैक्ट चेक आपने बताया कि एक डिपार्टमेंट बनाया है, ये इस सिलसिले में क्या कर रहा है, क्या करने का इरादा रखता है? बिकॉज़ फेक न्यूज़ का बाज़ार तो गर्म है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर वाज़े करना चाहूँगी कि जब अक्सर हम फैक्ट चेक डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं या फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई सोशल मीडिया किस्म का डिपार्टमेंट है। ऐसा नहीं है। फैक्ट चेक डिपार्टमेंट्स जो होते हैं और फैक्ट चेकर्स जो होते हैं वो सहाफ़ी होते हैं, बल्कि ये एक नई किस्म की सहाफ़त है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रिपोर्टर हो, जर्नलिस्ट हो, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो बुनियादी मकसद होता है वो ये है कि आवाम के पास सही मालूमात पहुँचे ताकि
ताकि अवाम सही फ़ैसले कर सके। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इलेक्शन के करीब। और हमारा एक मकसद भी ये था इस फैक्ट चेक डिपार्टमेंट का कि इलेक्शन जब भी होंगे, इस साल होंगे, अगले साल होंगे, तो उसके करीब जितनी भी गलत खबरें फैलेंगी, फ़ेक न्यूज़ फैलेगी, हम उसको फैक्ट चेक कर सकें। अच्छा, एक चीज़ जो हम इस डिपार्टमेंट के साथ करना चाह रहे हैं और हमारे लिए बहुत अहम है, वो है कि हम चाहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंसी हो, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया हमारा एक ट्विटर हैंडल है, हमारा एक ईमेल अकाउंट है जिस पे कोई भी हमसे रब्ता कर सकता है। अगर उनको लगता है कि कोई ख़बर है जो वो चाहते हैं कि फ़ैक्ट चेक हो, वो हमें उस पर भेज सकते हैं। अगर उनको लगता है, और ये बहुत ज़रूरी है ये बात करना, कि अगर किसी को लगता है कि हमने जियो के जो फैक्ट चेक डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई ख़बर पब्लिश की हो जो गलत हो या जो बेहतर तरीके से फैक्ट चेक हो सकती है, तो वो उसके बारे में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें कह सकते हैं कि आप इसको रिव्यू करें। बड़ा अच्छा किया कि आपने ये सब बताया, बिल्कुल बहुत अच्छा डिटेल बताया। एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि जियो फैक्ट चेक के पास ये सारी एक्सपर्टीज़ हैं, ये टेक्निक्स हैं ताकि वो कर सकें। ये बताइएगा बेनज़ीर, अगर कोई शख्स कोई ख़बर वेरीफाई करवाना चाहे तो क्या जियो फैक्ट चेक इसकी मदद कर सकता है? जी बिल्कुल, मैंने ये पिछले सवाल में भी यही जवाब दिया था कि आप हमसे जियो के जो ट्विटर अकाउंट है जियो फैक्ट चेक का, उस पर रब्ता कर सकते हैं, उस पर हमें ट्वीट कर सकते हैं, हमें ख़बर का लिंक भेज सकते हैं, कोई वीडियो है, कोई इमेज है, कोई बयान है जो आपने फैक्ट चेक कराना है, और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और जिसका हम जवाब भी देंगे। थैंक यू बेनज़ीर। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर।